हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे सुपर सेवर कोर्स में हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर। इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप पूरी केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करोगे। मोल कंसेप्ट के बाद ये आपका दूसरा चैप्टर है जो आपका सब्जेक्ट के टुवर्ड्स बेस क्रिएट करता है, और इस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से सीखना है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, और कुछ पार्ट्स आपको लास्ट में डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट वो मैं लगने नहीं दूंगा, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो इस मामले के अंदर, है ना। तो ये स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से जीरो के साथ। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी है जो पहले आपने 9th-10th क्लासेस के अंदर पढ़ी हुई है। जैसे हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनके बारे में। तो वो जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई थी, ठीक है, क्या क्या आपके पास पार्टिकल्स होते हैं। फिर हम एटॉमिक मॉडल्स की तरफ मूव करेंगे। इस चैप्टर का सबसे मेन और कोर पार्ट है वो है बोर्स मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखेंगे हम लोग किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कैसे अपन कवर करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। और सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिससे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये आपने बचपन में सीखा हुआ है। जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट होती है वो एक ग्लास ट्यूब होती है, जिसके दोनों एंड पर आप मेटालिक प्लेट लगा देते हो, और इन मेटालिक प्लेट्स को आप कनेक्ट करते हो एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ, ठीक है। ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसे आप कैथोड के नाम से जानते हैं, और इधर आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसे आप लोग एनोड बोलते हैं, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर आप एक गैस फिल करते हो, ठीक है। तो एक गैस फिल करते हो बहुत ही लो प्रेशर पे, ठीक है। तो गैस इज फिल्ड एट लो प्रेशर। ये जो आपको दिखाई दे रहा अलग से, ये वैक्यूम पंप है जो कि बहुत लो प्रेशर क्रिएट करने के काम में आता है। मतलब इवन 10⁻⁻5 mmHg इतना लो प्रेशर, 10⁻⁻5 mmHg इतना लो प्रेशर आपको क्रिएट करना पड़ता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वैक्यूम पंप। अलग अलग गैसेस के लिए प्रेशर की ज़रूरत अलग अलग होगी, तो हम अलग अलग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही आपने यहाँ पर एक हाई वोल्टेज लगा रहा हूँ 10,000 वोल्टेज के आसपास का, जैसे आप इस पर वोल्टेज लगाते हो तो यहाँ से आपको दिखाई देता है कि इस ट्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो किसी ना किसी चार्ज के थ्रू हो रही होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही नहीं सकती है। तो जब इसको ऑब्जर्व किया, देखा, तो यहाँ पे आपको कुछ रेज मूव करती हुई दिखाई दी जो एनोड से जनरेट हो रही थी और कैथोड की तरफ मूव कर रही थी। तो कैथोड से जनरेट होकर एनोड की तरफ आपको कुछ रेज मूव करती हुई दिखाई दी। मतलब दिखाई देने का मतलब आपने ऑब्जर्व किया, दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, लेकिन करंट पास हो रहा है, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में हो रहा है। तो उनको चेक करने के लिए क्या किया गया, एक छोटा सा काम किया गया। ये जो आपने एनोड यहाँ पर यूज़ किया था, इस एनोड को परफोरेट कर दिया गया, मतलब छोटे छोटे छेद बना दिए गए। तो ये आपके पास परफोरेटेड एनोड है, और इसके पीछे आपने क्या कर दिया, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी। यहाँ पे क्या कर दी, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की आपने यहाँ पर कोटिंग कर दी। सो दिस विल बी कोटिंग ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो अब उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि भाई अगर कोई चीज़, कोई पार्टिकल जैसे चल के आ रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने पर लाइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा। और एक्चुअली ऐसा ही हुआ। यहाँ से कंफर्म किया गया कि हाँ भाई कोई ना कोई पार्टिकल है जो मूव करके इधर से इधर आ रहा है, और वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आकर टकरा रहे हैं। ये जो पार्टिकल्स थे, जब इन पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हुए। किधर डिफ्लेक्ट हुए, नेगेटिव चार्ज की तरफ। और इस वजह से हमने माना, उस टाइम पे माना गया कि यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जनरेट हो रहा है। ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स थे, इनका शुरुआत में नाम नेगाट्रॉन्स रखा गया। क्या रखा गया, नेगाट्रॉन्स, मेगाट्रॉन नहीं, नेगाट्रॉन। और बाद में इनका नाम बदल के इलेक्ट्रॉन्स कर दिया गया। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं और वो कहाँ मूव करते हैं, एनोड की तरह। इन्हें हम कैथोड रेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैथोड से जनरेट होती हैं, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं, कैथोड रेस बोलते हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, कैथोड रेस के अंदर मैसिव पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो कैसे कंफर्म किया गया, एक तो देखो यहाँ पर जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई पार्टिकल जाके टकरा रहा है। कोई पार्टिकल टकराएगा तभी लाइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा, वेव से लाइट स्पॉट प्रोड्यूस नहीं होगा। तीसरी चीज़, इनके रास्ते में एक पिन व्हील रखा गया। पिन व्हील रखने पर क्या हो रहा था, वो पिन व्हील घूम रहा था।
तो वो घूम क्यों रहा है, कोई पार्टिकल आके उसे स्ट्राइक करेगा, उसके ब्लेड से टकराएगी, घूमेगा मोमेंटम की वजह से। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि यहाँ से जो पार्टिकल पास हो रहे हैं वो मैसिव पार्टिकल्स हैं। अब मैं आपसे बात करूँ जेई में, तो आपसे ये सब नहीं पूछने वाला है कोई, बट आपको आइडिया होना चाहिए, जो पूछ सकता है जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो आप बचपन में सीख चुके हैं। तो यहाँ से जो पार्टिकल्स निकले उनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ भी प्रॉपर्टीज आपको सिखाऊं उससे पहले एक चीज़ सिखाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जनरेशन कैसे हुआ था, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस फील्ड। अभी आप थोड़ी देर बाद देखोगे ये कैथोड रेज है, आप जानते हो, इसी के बाद एनोड रेज भी हम पढ़ेंगे, वो दोनों का ओरिजिन सेम ही है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भरी है, ठीक है, तो जो आप हाइड्रोजन गैस भरते हो तो सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन गैस में HH बॉन्ड होता है। तो जैसे आप इतना हाई वोल्टेज लगाओगे सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो H गैस है, पीरियडिक में हम लोगों ने NH एनर्जी पढ़ ली है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना सकता है, 2H+ गैस, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देगा। तो एक्चुअली बैटरी के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जिनकी हाई एनर्जी होती है उसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है या आयनाइज होता है, और इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं जो आपको कैथोड से एनोड मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो एक्चुअली क्या होगा, सारा फंडा आयनाइजेशन का है, गैस आयनाइज होगी और गैसेस के आयनाइजेशन से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। मान लो इसकी जगह अगर मैंने हीलियम गैस यूज कर ली, हीलियम यूज कर लो, हीलियम गैस आयनाइज होगी, हीलियम गैस आयनाइज होकर बनाती है He2+, प्लस साथ में ये भी 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देगी। कोई और गैस आपने ली तो वो भी इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है। देखो यहाँ आप कोई भी गैस लो, कोई भी गैस, जो पार्टिकल जनरेट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही होने वाला है। जो नेगेटिव पार्टिकल जनरेट होगा वो इलेक्ट्रॉन होने वाला है, लेकिन जो पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट होगा, देखो यहाँ H+ है, यहाँ He2+ है, तो अलग अलग गैसेस के लिए जो पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन सभी गैसेस के लिए नेगेटिव पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम होंगे। यहीं से कहा गया कि एक मटेरियल की, एक एटम की जो फंडामेंटल पार्टिकल है, वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो इनमें सब में प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो, एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो स्पीसी बचती है H+, इसे हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। इसे हम प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, तो आपने सुना तो होगा कि इसे प्रोटॉन बोलते हैं। इसे हम प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, आपको समझाता हूँ। देखो, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये तो गांव का बच्चा जानता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर आप हाइड्रोजन से H+ बना दो, हाइड्रोजन से H+ बना दो, देखो एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद आपके पास सिर्फ इसका एक न्यूक्लियस बनेगा जिसमें एक प्रोटॉन है, इसीलिए H+ को प्रोटॉन बोल देते हैं, या फिर आप इसे सिंपली न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। तो H+ को प्रोटॉन क्यों बोला जाता है, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो निकालने के बाद सिर्फ आपके पास एक प्रोटॉन बचता है न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए H+ को आप एक प्रोटॉन बोल सकते हो, या फिर H+ को आप हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। बोलो, बात समझ में आती है। यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स आपको जनरेट होते दिखाई देंगे, चाहे ये कैथोड रेज है, आप देखोगे एनोड रेज, वो भी देख लोगे, सबका ओरिजिन यही है। क्योंकि देखो, जब गैस आयनाइज हो रही है तो एक पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट हो रहा है जो एनोड रेज बनाएगा, एक नेगेटिव पार्टिकल जनरेट हो रहा है जो कैथोड बना रहा है। नेगेटिव पार्टिकल फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन ही होगा, इसीलिए भी आप देखोगे कि कैथोड रेज का नेचर जो है, भाई हर गैस के केस में इलेक्ट्रॉन ही जनरेट हो रहा है, तो कैथोड रेज का नेचर यहाँ पर जो गैस फिल की गई है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन वहीं अगर आप पॉजिटिव पार्टिकल देखो तो हाइड्रोजन के लिए H+ जनरेट होगा, हीलियम के लिए He2+ जनरेट होगा, और किसी और गैस के लिए आपके पास कोई और पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट होगा। तो जो एनोड रेज में पॉजिटिव पार्टिकल्स आते हैं, देखो उनका नेचर गैस के नेचर के साथ बदल रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। कैथोड रेज का नेचर ऑफ गैस फील्ड पर डिपेंड नहीं करता है, एनोड रेज का नेचर ऑफ गैस फील्ड पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं Q/m, ये भी दिखा दूं मैं आपको, सब यूज करूंगा तो फिर आप बोलोगे Q/m, इसे हम बोलते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। तो आप देखो,
हर जगह इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसका Q/m तो फिक्स होगा। लेकिन देखो H+ का Q1 है इसका मास कुछ और है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है AMU में, हीलियम पे चार्ज 2 है और उसका मास कितना होता है 4 MU होता है। तो इन दोनों का Q/m क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो नेचर का मतलब यही है, आप ऐसा बोल दो कि कैथोड रेस का नेचर यानी उसका Q/m इंडिपेंडेंट होता है, जबकि एनोड रेस का नेचर का मतलब उसका चार्ज बाय मास रेशियो Q/m वो क्या होता है, गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। गैस बदलेगी तो पॉजिटिव पार्टिकल का Q/m भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी लैंग्वेज फॉर्म में आपको दिखने वाली है, बस इसीलिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैथोड रेस से हमें क्या क्या पता लगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखिए पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। तो कैथोड रेस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। किसमें ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में विद वेरी हाई स्पीड। ये चीज़ पे ध्यान रखना, ये लाइट की स्पीड के बराबर मूव नहीं करती है, ये 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू मूव करती है। कैथोड रेज हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी विद 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, जो मैंने आपको ये बताया था, इफ स्मॉल लाइट पेडल व्हील इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इट रोटेट्स। दिस इंडिकेट्स दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब इसमें ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन पे क्या होता है, कोई ना कोई मास होता है। ठीक है, फिर देखें अगला पॉइंट आपके पास जो कि इंपॉर्टेंट है, ये when electric field and magnetic field are applied to the cathode rays in the discharge tube, the rays are deflected, thus establishing that they consist of charged particles। तो पहली बात तो रेस क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, लेट्स से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट लगा दिया और आपने यहाँ से पार्टिकल्स को पास किया, तो अगर पार्टिकल्स अनडेविएटेड निकल गए तो इसका उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो पार्टिकल कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इधर डिफ्लेक्ट होगा, इधर होगा। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है तो ये आपकी नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी। ये आप सीखोगे, राइट हैंड थंब रूल होता है फिजिक्स के अंदर आगे जाकर। अभी तो मान लो कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, नेगेटिव की डायरेक्शन है। तो देखो इनके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या थी, कहाँ थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। जिधर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स डेविएट हो रहे थे उधर ही कौन डेविएट हो रही थी, आपकी कैथोड रेज डेविएट हो रही थी। इसलिए इनके अंदर जो पार्टिकल्स थे उनका नाम क्या रखा गया, उन्हें हमने नेगेटिव चार्ज बोला, उनका नाम फाइनली इलेक्ट्रॉन्स रखा गया। सब आपको सिखा चुका हूँ। आप बोलोगे सर कैथोड रेज दिखाई तो देती नहीं, आपने कैसे पता किया। हम क्या करते हैं, पहले इधर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाते हैं और एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। अगर इधर आके पार्टिकल हिट कर रहे हैं मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। फिर आप यहाँ से हटा के इधर लगा दो, उधर हिट कर रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सिंपल है ना। चलिए, तो अभी आप ये मत सोचिए कैसे हुआ, हो गया, ऑब्जर्वेशन आ चुका है, आप बस उसके ऊपर फोकस करें और रटने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। देखो, पढ़ो और जाने दो। जो याद रखना है वो आप कर चुके हो, मैं आपको बता दूंगा अभी क्या है वो। ये देखें, कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट्स ऑफ टिन एंड एल्यूमिनियम, अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड प्रोड्यूस फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस मतलब जब किसी फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाके टकराएंगे तो लाइट स्पॉट प्रोड्यूस करते हैं, उसी चीज को हम फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। सो कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट्स ऑफ टिन एंड एल्यूमिनियम, पेनिट्रेटिंग पावर होती है इनके पास, फोटोग्राफिक प्लेट को ही अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और फॉस्फोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये लास्ट जो मैंने आपसे कहा था, नेचर ऑफ कैथोड रेज चार्ज बाय मास रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिख लेना इसको, ऑफ द नेचर ऑफ गैस फील्ड। ठीक है, तो ये आप ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह एनोड रेज, अब आप देखो एनोड रेज में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सेम था जो आपने भी कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट देखा। मैंने आपको क्या बताया कि जब गैस आयनाइज हुई तो एक तो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए नेगेटिव पार्टिकल और दूसरे पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट हुए। तो इसी डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़े से चेंजेस करके दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गोल्डस्टीन ने। देखो, गोल्डस्टीन रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद डिस्चार्ज ट्यूब विद परफोरेटेड कैथोड। तो उसने क्या किया, अब कैथोड के अंदर छेद कर दिए और दोबारा से उसने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। तो उसने एक्चुअली फंडा क्या था भाई, एक एक्सपेरिमेंट पहले किया, अब दूसरे साइंटिस्ट ने सोचा यार जब इधर से इधर पार्टिकल जा रहे हैं, हो सकता है उधर से इधर भी आ रहे हो, तो ये चेक करने के लिए उसने क्या किया, उसने यहाँ पे एक परफोरेटेड कैथोड लगा दिया, छेद कर दिए कैथोड में और उसे कनेक्ट कर दिया वही नेगेटिव टर्मिनल, और वही वोल्टेज लगा के यहाँ पर वही गैस फिल कर दी और देखा तो सब पता लगा कि एनोड की तरफ से, ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ कुछ रेस जा रही है। तो बेसिकली देखा कि कुछ पार्टिकल्स या रेस जो हैं वो यहाँ पीछे वही फॉस्फोरेसेंट मेटल की स्क्रीनिंग लगा दी उसने और यहाँ पे जाके पार्टिकल हिट कर रहे थे तो लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहे थे।
तो यहाँ से प्रूव हो गया कि हाँ भाई कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एनोड की तरफ से किसकी तरफ आ रहे हैं, कैथोड की तरफ भी आ रहे हैं। अब जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है, अच्छा क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव, चलो पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं। तो ये जो रेज आ रही हैं इनमें क्या मैसिव पार्टिकल्स हैं, है, तो उसके लिए वो ये पैडल व्हील रखा, वो घूम रहा था, मतलब जो पार्टिकल इन रेज के अंदर हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तीसरी चीज, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे थे, तो यहां से कंफर्म हो गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप यहाँ हाइड्रोजन गैस भर रहे थे तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था वो H+ था, जब आप यहाँ पे हीलियम गैस भर रहे थे तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो He2+ है, जब आप कोई और गैस भर रहे हो तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो कोई और था। दैट मीन्स ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं गैस के नेचर के साथ बदल रहे हैं, वही मैं आपको दिखा रहा था। हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ। आपने जब करंट पास किया था तो H2 गैस किस में कन्वर्ट हो गया था, H++ इलेक्ट्रॉन में हो गया था ना। तो ये इलेक्ट्रॉन तो गए एनोड की तरफ और ये पॉजिटिव पार्टिकल किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। यही हुआ था और यही इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हो गया। तो क्योंकि अलग अलग गैस लेने पर अलग अलग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जनरेट होंगे, इसलिए एनोड रेस का नेचर किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस फील्ड पर, एक चीज। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे आप गलती कर सकते हो, शायद आप में से कई लोगों को पता भी ना चले, कैथोड रेस कैथोड से जनरेट होती हैं, बट डू रिमेंबर एनोड रेस डू नॉट जनरेट फ्रॉम एनोड, they just appear to be moving from एनोड टू कैथोड, ठीक है। तो ये कभी भी एनोड से जनरेट नहीं होती है। इनका नाम एनोड रेज क्यों, ऐसा लगता है कि कैथोड पे जो रेज आ रही है वो कहाँ से आ रही होंगी, जैसे शुरुआत में साइंटिस्ट ने देखा सोचा कि कैथोड पे जाके टकरा रही है तो आ कहाँ से रही होगी, एनोड से, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एनोड रेज एक्चुअली क्या है, एनोड रेज एक्चुअली कंटेन्स the positive ions of the gas field, और इसीलिए अलग अलग गैसेस के लिए जो एनोड रेस के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज थी, वैसे मैं आपके सामने एनोड रेस की प्रॉपर्टीज लिस्ट कर रहा हूं, तो इन पे आप ध्यान दें। ये 4 प्रॉपर्टीज है जिनको आपको ध्यान रखना है, सिखा दिए मैंने, आप कॉपी करें। फिर चलते हैं आगे। चलिए तो देखें, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, प्रोटॉन्स मिल गए, कौन बचा, हाँ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसकी हुई थी, कैसे हुई थी, तो न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक ऑन बॉम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स। देखो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं He2+ आयन। अभी इनके बारे में और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। अभी इसका जैसे हम एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले, नाम तो आपने सुना होगा, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वहां बात करूंगा इनके बारे में। अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम मेटल, तो बेरिलियम मेटल पे जब उसने क्या किए थे, अल्फा पार्टिकल्स पास किए थे, तो वहां से आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल जनरेट हुए, ठीक है। तो उनको हमने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स तीनों की डिस्कवरी हुई। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पार्टिकल्स की मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन E, प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन N, ये हम सब पढ़ चुके हैं मूल कंसेप्ट में। इसके चार्ज की अगर हम बात करें तो इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम E से ही डिनोट करते हैं। आज के बाद आपको कहीं पर भी सिर्फ स्मॉल e लिखा हुआ मिल गया चार्ज के फॉर्म में, दैट मीन्स हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें। इस चैप्टर में बहुत काम में आएगा, बार बार यूज़ करूँगा, इस चीज़ को आप ध्यान रख लें। E बोले तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। नेगेटिव चार्ज होता है, आप चाहो तो इसके आगे माइनस लगा सकते हो।
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, तो गांव का बच्चा अच्छा जानता है, तो QP के लिए हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। मास आपको तीनों के याद रखने, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, या फिर आप इसे 66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बोल सकते हो, जिसे हम मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं 1 AMU। तो एक प्रोटॉन का मास 1 AMU के बराबर होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, स्लाइटली बड़ा होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से स्लाइटली क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको भी आप ध्यान रख लेना कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वैसे 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बट हाँ, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इसे अप्रोक्सीमेटली 2000 ले लेते हैं, बट एग्जैक्टली आप देखो तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करवाए गए थे। एक एक्सपेरिमेंट होता है मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे आगे जाकर, इसलिए हम लोग इसे यहाँ नहीं पढ़ाते हैं, ज़रूरत भी नहीं है, पूछा भी नहीं गया है कभी। ठीक है, तो वहाँ आपको पूरा डिराइव करके दिखाया जाएगा। मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें सीखने के बाद अब मैं लेकर चला रहा हूँ आपको आगे टुवर्ड्स एटॉमिक मॉडल्स। अब हम चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको एटॉमिक मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और जो चीज़ ज़रूरत पड़ जाएगी हम उनको इन बिटवीन उनके अंदर डालते जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। थॉमसन वॉज द फर्स्ट जिसने कोशिश की एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की, और उसने अपना एक मॉडल एक्सप्लेन किया, मॉडल दिया, जिसे आप सभी लोग जानते हो, जिसे हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मॉडल्स के साथ। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला था आपका थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन ने कहा कि भाई साहब आप पूरे एटम को एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मान सकते हो। क्या मान सकते हो? एक एटम को आप एक एक एटम को आप एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मान सकते हो, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, इसलिए आपका जो एटम है वो ओवरऑल कैसा होता है, न्यूट्रल। आप कंपेयर कर सकते हो वाटरमेलन से। वाटरमेलन का जो पल्प होता है रेड वाला, उसे आप उसको एक स्फीयर मान सकते हो पॉजिटिवली चार्ज। और जैसे वाटरमेलन में सीड्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब इधर जाओगे तो भी बीज सीड्स हैं, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर, ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट ऑफ सीड्स हैं। तो उसने एग्जैक्टली इसी को फॉलो किया कि जैसे वाटरमेलन में सीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वैसे ही क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और नेट चार्ज जीरो क्यों होता है, कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। तो शुरुआत में ऐसा लगा कि भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। थॉमसन्स मॉडल से और कुछ प्रूव हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन एक चीज़ प्रूव हो गई कि एक एटम का मास जो होता है ना वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो शुरुआत में ऐसा लगा, लेकिन आगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनको थॉमसन्स मॉडल से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, इसलिए इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। आपको पता है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। आप सोच रहे हो कि सर ये मॉडल देने के नोबेल प्राइज़ मिला था? नहीं, इस मॉडल के लिए नहीं मिला था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने दूसरे, उनके लिए मिला था, एटॉमिक मॉडल के लिए नहीं मिला। लेकिन हाँ, इन्होंने प्रपोज किया था कि भाई ऐसा कुछ होता है और इसी की वजह से क्या होता है, आपका ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। तो देखें, थॉमसन assumed an atom to be positively charged sphere in which electrons are uniformly distributed. The total positive charge is equal to the total negative charge, making the atom neutral. An important feature of this model is that mass of an atom is assumed to be uniformly distributed. ये एक अच्छा काम यहाँ से मिल गया था कि एक एटम का जो मास है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके अंदर। वो कैसे होता है वो हम देख लेंगे आगे चलकर। ये इसके फेलियर हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। भाई जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे बीज हैं, जो वाटरमेलन उसमें जो सीड्स हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन इतने पास पास है तो उनके पीछे रिपल्शन तो होगा। रिपल्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन इतना पास रह ही नहीं सकते हैं, तो बताओ फिर एटम स्टेबल कैसे है। दूसरा, अभी आगे चल के मैंने आपसे भी कहा ही था, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है, इस चीज़ को थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इस मॉडल को हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। चलिए, अब इसके बाद और अटेम्प्ट्स हुए।
जो अगला सक्सेसफुल अटेम्प्ट था वो था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड, थॉमसन ने तो क्या इमेजिन करके कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके थ्रू उसने इमेजिन करके प्रपोज कर दिया, थियोरेटिकल था। रदरफोर्ड ने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, और इस एक्सपेरिमेंट को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या था? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप हेडिंग डालें रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने क्या लिए? अल्फा पार्टिकल्स लिए। क्या लिए? अल्फा पार्टिकल्स, और उनको किस पे पास किया? एक गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी है? 100 नैनोमीटर, बहुत थिन। ठीक है, अब देखो पहली बात तो बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया, अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली He2+ आयंस होते हैं। इन्हें हम डबली आयोनाइज्ड हीलियम भी बोल सकते हैं, या फिर आप समझना हीलियम। भाई हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हीलियम है। अब अगर आप He से He2+ बनाओ तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो गए, बताओ क्या बच गया? हाँ, आपके पास बच गया सिर्फ न्यूक्लियस। तो इसलिए हम He2+ आयंस को हीलियम का न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी बोलते हैं। जैसे हम H+ को न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, ऐसे हम He2+ को क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बोल देते हैं। बोलो, ये बात समझ में आती है आपको? आती है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब अगर आपको ये बात समझ में आती है, थोड़ा और ध्यान दें। रदरफोर्ड ने क्या किया? एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। ठीक है, रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होता है? रेडियो एक्टिव बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं। तो यहां पर उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है ये आप आगे चल के सीखोगे। ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये अपने आप टूटते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं। क्या होते हैं? डिसइंटीग्रेट, और ये अल्फा पार्टिकल जनरेट करते हैं। ये जो अल्फा पार्टिकल्स यहां से जनरेट हुए, इन अल्फा पार्टिकल्स को रदरफोर्ड ने प्रोजेक्ट किया एक गोल्ड फॉइल पर। उसने इतनी थिन गोल्ड फॉइल ली थी, एक गोल्ड फॉइल में ऑलमोस्ट एक एटम था। तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर एक गोल्ड का एटम बना लेते हैं, कलर रिप्रेजेंट करते हैं उसे इस तरह से बना लेते हैं और इसके चारों तरफ उसने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी? फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन। अब उसने स्क्रीन क्यों लगाई? सर्कुलर स्क्रीन की, भाई अगर यहाँ से कुछ निकला, कोई भी पार्टिकल निकला तो वो स्क्रीन पे जाके टकराएगा और उसे पता लग जाएगा किसी पार्टिकल ने आके हिट किया है। अब उसने अपना सेटअप शुरू किया और यहाँ से उसने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करना शुरू किए। तो उसने देखा कि जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को पास किया तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिना रुके बिना थके क्या हो रहे थे? सीधे सीधे पास हो रहे थे ऐसे। और एग्जैक्टली यहाँ पे जाके क्या हो रहे थे? छोटे छोटे लाइट स्पॉट प्रोड्यूस कर रहे थे। उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे और उन ऑब्जर्वेशंस को उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो देखो मैं आपके साथ साथ ऑब्जर्वेशन और उनके जो कंक्लूजन है उनकी एक रिजल्ट एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन की, और उस ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूड किया, तो उस कंक्लूजन को भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो जो पहला ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने किया, वो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? उसने बोला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed undeviated through the gold foil। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बिना रुके बिना मुड़े क्या हो गए? इस गोल्ड फॉइल से पास हो गए। इसका कंक्लूजन क्या? इसका मतलब देखो, अगर ये अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर इसके रास्ते में कोई और चार्ज आता तो उससे अट्रैक्ट या रिपेल होकर अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता, या कोई भी चीज़ उसके रास्ते में आती उससे टकराती और टकरा के अपना रास्ता बदल सकती थी।
लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब एक एटम का जो मैक्सिमम स्पेस है, मैक्सिमम जगह जो एक एटम ने घेर रखी है, वो कैसी है? खाली है। क्या है? खाली है। इसीलिए तो अल्फा पार्टिकल्स बिना रुके बिना मुड़े पास कर गए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है उसने यहाँ से ऑब्जर्व क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया, उसका जो कंक्लूजन था, सॉरी, वो ये था, दैट इज मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। तो एक एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो क्या है? एम्प्टी, खाली है। ठीक है चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो दूसरा जो इसका ऑब्जर्वेशन था, उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे? अपने रास्ते से डेविएट हो रहे थे, और डेविएट होकर वो क्या हो रहे थे? अरे कैसे उसने पता किया? उसने अल्फा पार्टिकल्स पास किए, तो यहाँ पर लगातार लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहे थे, लगातार। इमेजिन करना, आप बैठे हो, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, यहाँ लगातार लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ लाइट जलते जा रही है ना, आतिशबाजी हो रही है यहाँ तो। लेकिन कभी कभी यहाँ पर एक छोटा सा लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो गया, कभी यहाँ एक हो गया, लगातार नहीं हो रहा, एक बार हुआ फिर बंद हो गया, फिर इसी के आसपास कहीं और लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हुआ फिर बंद हुआ। मतलब अंधेरा है और अंधेरे में अचानक से छोटी चिंगारी उठती है और फिर बंद हो जाती है, फिर उठती है फिर बंद हो जाती है। यहाँ तो लगातार धड़ाधड़ लाइट जल रही है, आतिशबाजी हो रही है, लेकिन यहाँ रुक रुक के कभी उठता है कभी नहीं उठता है। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि यार देखो, अगर यहाँ थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर भी जाके टकरा रहे हैं। तो उसने फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा कि यार ऐसा हो रहा होगा, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होकर, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे डेविएट होकर यहाँ टकरा रहे होंगे, जिनकी वजह से क्या हो रहा है? लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये उसने दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखा? उसने बोला कि भाई सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर deviated through small angles। अब ये तो ऑब्जर्वेशन, अब इसका कंक्लूजन। तो रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया कि यार एक बात बताओ, एक चलता हुआ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ऐसे घूम गया। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण, यहां रास्ते में कोई नेगेटिव चार्ज आया हो, उस नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स ये क्या हो गया हो? अट्रैक्ट हो गया हो, एक पॉसिबिलिटी है। या फिर इसके रास्ते में कोई और पॉजिटिव चार्ज आ गया हो, और ये पॉजिटिव चार्ज उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर का मतलब, अगर इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है, तो Q2 की वैल्यू Q1 से बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो इसके आसपास आती है, डिफ्लेक्ट होके जा रहा है। अगर सोचो Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा होती तो ये Q2 को धक्का मारते हुए आगे ले जाता। पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, ये चार्ज हल्का है और ये चार्ज भारी है तो इसको धक्का मारते हुए ले जाएगा। लेकिन अगर ये चार्ज भारी है और ये चार्ज हल्का है तो ये जाएगा और ये घूम के निकल जाएगा, क्योंकि टकरा तो सकते ही नहीं है, ये इसको मूव नहीं कर सकता है, भारी है, तो जाएगा और ऐसे अपना रास्ता बदल के चुपचाप से कन्नी काट के निकल जाएगा। बोला समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने किसी से 10 लाख रुपये उधार ले रखे हैं। अब आप, जिसने उधार ले रखे हैं वो ये रहा, और नहीं, जिसने उधार दिए हैं वो तो ये है, और जिसने लिए हैं वो ये है। अब बताओ, ये आदमी जैसे आपको दिखा पे करो, गोटी गलती मार, है ना। लेकिन उल्टा हो, आपने 10 लाख रुपए इसे दे रखे हैं, ये कर्जदार है और आप देने वाले हो, और जैसे आपको दिखा तो आप भाग डिके, है ना, ये होगा, और इसके साथ साथ क्या होगा? ये भागेगा, भागेगा ना। क्यों? क्योंकि ये कर्जदार है और ये लेनदार है। जैसे इसने इसको देखा भी ये भारी आदमी है, तो इसको धक्का मारते हुए आगे लेके जाएगा। तो सेम फंडा होता है। दैट मीन्स रदरफोर्ड ने कहा कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे बहुत स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ से उसने कंक्लूड किया कि भाई साहब देखो, ऐसी बात है कि इनमें क्या है ना, अभी ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने बनाया वो ये बोला कि एटम कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो अभी उसने दोनों पॉसिबिलिटी रखी कि भाई पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। चलिए, फिर उसका आया तीसरा ऑब्जर्वेशन। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? वापस चलते हैं पीछे। तो उसने देखा कि स्क्रीन के, इस पूरे सर्कुलर स्क्रीन में कई जगह पर लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां पर एक भी लाइट स्पॉट प्रोड्यूस नहीं हुआ।
वहां पर हमेशा अंधेरा ही रहा। ये जो रीजन था, ये रीजन, दिस रीजन वॉज ऑलवेज डार्क, ऑलवेज डार्क। यहां कोई भी लाइट स्पॉट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अगर यहाँ कोई भी लाइट स्पॉट प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो इसका एक ही मतलब है कि यहाँ पर कोई भी अल्फा पार्टिकल हिट नहीं कर रहा है। लेकिन उसने तो पूरे एटम पे अल्फा पार्टिकल थ्रो किए थे, तो उसने क्या किया, एक स्क्रीन लगा दी पीछे, सर्कुलर स्क्रीन, और फिर इसको ऑब्जर्व किया। तो उसने देखा कि थोड़ी देर जैसे ये पार्टिकल भाग रहा था, यहाँ पर कुछ कुछ देर के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा था। ब्लिंक हुआ, फिर गायब हो गया, फिर थोड़ी बाद एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे ब्लिंक हुआ। तो यहाँ से उसने हिसाब लगाया इस ऑब्जर्वेशन से कि यार क्या हो रहा है ना, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं लेकिन ये पास नहीं हो रहे, वापस से घूम के उसी पाथ पे आ रहे हैं, वापस यूँ मुड़ के, मतलब मेरा मतलब यूँ है कि जैसे गया था एग्जैक्टली वैसे वैसे आएगा। मैं दो कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो ये ऐसे गया था, यहाँ कहीं पहुँचा और उसके बाद वापस से घूम के इधर चला गया, इसी पाथ को उसने रिट्रेस कर लिया और जाके टकरा गया। तो ये आया उसका ऑब्जर्वेशन कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल, वो बहुत कम है उनका नंबर, लेकिन फिर भी कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो 180 डिग्री से डेविएट हो रहे हैं। मतलब वो जिस पाथ से गए थे उसी पाथ पे घूम कर क्या आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो ये उसने अपना थर्ड ऑब्जर्वेशन बनाया कि अ वेरी फ्यू, उसने नंबर भी बताया, 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स were deviated back to their original path। तो 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो अपने ओरिजिनल पाथ को क्या कर दिया गया है, उसने बैक ट्रैक कर लिया है, उसने वापस को डेविएट हो गया 180 डिग्री पे, वापस चला गया जहां से आया था। दैट इज इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, ये तो हुआ ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन का क्या कंक्लूजन है? तो कंक्लूजन वही है जो हमने पिछले पेज पे किया। अगर मैं एक अल्फा पार्टिकल को इस न्यूक्लियस की लाइन में भेजूं, तो देखो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, एक फिक्स डिस्टेंस तक जाएगा और फिर वापस घूम के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये स्ट्रॉन्गर चार्ज होगा। अगर ये चार्ज स्ट्रॉन्गर हो तो इसको धक्का मारते हुए आगे ले जाएगा। ये इसको वापस भेज रहा है, मतलब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, कम। गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, इसके पास 79 प्रोटॉन्स हैं, यानी इसके पास 79 यूनिट्स का पॉजिटिव चार्ज है। हीलियम के पास होते हैं सिर्फ 2 प्रोटॉन। अब बात समझना बहुत ध्यान से, आपको कुछ याद नहीं रखना है, हम एक्सपेरिमेंटल वे में बात करें। आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो, 9, 10 से ऊपर पढ़ रहे हो चीज़ें, तो आपको डिटेल में चीज़ें सीखनी होगी, समझनी होगी। सोचो अगर इस गोल्ड एटम के प्रोटॉन्स बिखरे हुए होते, मान लो गोल्ड एटम और प्रोटॉन्स बिखरे हुए हैं, तो जो मैंने आपको बताया ये सिचुएशन होती। अगर कहीं पर एक अल्फा पार्टिकल आ रहा होता और रास्ते में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता, तो ये अल्फा पार्टिकल उसको धक्का मारते हुए बाहर ले जाता। तो यहां से एक पॉसिबिलिटी दूर हो गई कि नहीं, एक एटम का पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ नहीं है। इवन एक एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही जगह पर बैठा हुआ है। देखो इसीलिए तो ये अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। ये अल्फा पार्टिकल आया, सारे के सारे 79 प्रोटॉन्स यहीं पर बैठे हुए हैं। तो अगर यहाँ 79 प्रोटॉन्स हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग चार्ज है, इस अल्फा पार्टिकल को वापस से लात मार के भेज देगा। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि भाई साहब इस एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा एक छोटी सी जगह में बैठा हुआ है, और उस छोटी सी जगह को उसने नाम दिया न्यूक्लियस। तो देखें ये है अपना अगला कंक्लूजन, दैट इज होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम is concentrated in a small space or region। इसी वजह से अल्फा पार्टिकल उस जगह को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। उस लाइन के अलोंग, उस सेंट्रल लाइन के अलोंग जितने भी अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं वो वापस घूम के जा रहे हैं।
यहाँ से उसने कंक्लूजन्स किए और इनके बेसिस पर उसने एक मॉडल प्रपोज किया जिसे हम लोग रदरफोर्ड्स मॉडल के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन की टेबल कॉपी कर ली है, याद नहीं रखनी है, कर लिए कॉपी, याद आपको है। आइए बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कुछ चीज़ें कही। पहला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ये देखो, होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। वो जो छोटा सा वॉल्यूम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और उसने एक फॉर्मूला भी दिया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का। देखें, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ये डेटा आपको ध्यान रखना चाहिए, रेडियस का डेटा है। एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर को फॉलो करती है और न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻15 मीटर को। अगर आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ एटम को कंपेयर करो तो ये वैल्यू आपको 10⁻⁻5 देगी। या फिर रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर आप देखो तो वो 10⁵, यानी एक एटम जो है, एटम वो न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। कैसा होता है? 1,00,000 गुना बड़ा। अगर आप इसे इमेजिन करना चाहते हो तो एक फुटबॉल ग्राउंड इमेजिन करो, फुटबॉल ग्राउंड। फुटबॉल ग्राउंड के एग्जैक्ट सेंटर में आप एक फुटबॉल को रख दो, तो वो जो फुटबॉल है वो तो न्यूक्लियस है और वो जो पूरा ग्राउंड है वो क्या है, आपका एटम है। तो इतना इनकी साइज में डिफरेंस होता है, जस्ट इमेजिन करने के लिए है। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और एटम उससे साइज में बहुत बड़ा होता है। एक एटम रफली न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। ठीक, ये क्वांटिटेटिव फॉर्मूला है, R इज इक्वल्स टू R0 इंटू 8⁻⁴। यहाँ पे R0 एक कांस्टेंट है और A जो है वो मास नंबर है। R0 की वैल्यू रेंज करती है इनके बीच में, बट हाँ एवरेज वैल्यू हम ले लेते हैं 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, एवरेज वैल्यू। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ दिए तो वो यूज़ करो, वरना 1.33 यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा A मास नंबर है और R जो है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप किसी भी एक गिवन एटम के न्यूक्लियस की साइज, जैसे मान लो आपको नाइट्रोजन के एक एटम की रेडियस न्यूक्लियस की रेडियस निकाल, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1.33 इंटू 10⁻13। नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14⁻⁻³ सेंटीमीटर्स। कैलकुलेट कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कर सकते हैं। चलिए फिर देखें, अगली चीज़ उसने कही कि रदरफोर्ड ने कहा कि क्या है कि भाई, मैं पूरा दिखाता हूँ आपको, यहाँ बनाता हूँ कि हमारा रदरफोर्ड ने मॉडल ये प्रपोज किया कि एक एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस तो है ही जहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए इसकी कुछ मैकेनिक्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, वो अभी हम आगे चल के बोर्स मॉडल में पढ़ेंगे, वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। बट ये उसने मेन चीज़ बोली कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स हैं, उन सर्कुलर पाथ्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इन पाथ्स को हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ये जिसने पॉइंट दिया चौथा, ये रदरफोर्ड के मॉडल के फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न था। तो वो कैसे फेल हुआ मैं आपको बताता हूँ। लास्ट चीज़ उसने कहा कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल है। अगर गोल्ड के एटम में 79 प्रोटॉन्स हैं तो उसमें 79 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसीलिए ओवरऑल गोल्ड एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। फ़र्क इतना है कि सारे के सारे प्रोटॉन एक जगह बैठे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह पर। वो अलग अलग जगह क्या होती है ये आप सीख चुके हो बेसिक्स के अंदर, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स, है ना। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बटे हुए हैं, लेकिन सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पर, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। कॉपी करें, फिर बात करते हैं इसके फेलियर की। चलिए तो अब बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल के फेलियर की। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने अपने कुछ रिजल्ट्स के थ्रू प्रूव किया था और एक थियरी दी थी। मैक्सवेल ने कहा था कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के फील्ड में घूम रहा है या मूव कर रहा है या मोशन कर रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या करता है, कॉन्स्टेंटली एनर्जी एमिट करता है। क्या करता है, कॉन्स्टेंटली वो एनर्जी एमिट करता है। अब जब मैक्सवेल के उस प्रिंसिपल को रदरफोर्ड के इस मॉडल पे लगाया गया तो भाई देखो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस का अपना एक फील्ड होगा, ठीक है। उस फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो मैक्सवेल ने कहा अगर मैक्सवेल का प्रिंसिपल लगाएं तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करनी चाहिए, रेडिएट करनी चाहिए, एमिट करनी चाहिए।
आप खुद समझो, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर उसके पास उतनी एनर्जी है तो वो सर्कल के अंदर घूमेगा, अदरवाइज वो सर्कल के अंदर नहीं घूमेगा। ठीक है, ये ऐसा है जैसे मान लो एक पार्क है, उसमें ना ऐसे सर्कुलर जॉगिंग ट्रैक्स बने हुए हैं ऐसे, ठीक है, और यहां से आप इस ट्रैक को चेंज करके इधर आ सकते हो। अब मैंने आपसे कहा कि आप भाई साहब यहां पर हो और आपको ट्रैकिंग करनी, जॉगिंग करनी है, ठीक है, आप जब चाहो तब इस ट्रैक को चेंज कर सकते हो, बट आपको मिनिमम 10 राउंड काटने हैं। तो आप, और हर एक को आपको कंप्लीट करना है, हर एक में एटलीस्ट एक राउंड आपका होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इस राउंड को कंप्लीट करोगे, सर्कल को। तो यहाँ से आपने शुरू किया, मान लो आपने यहाँ से शुरू किया, तो यहाँ से आप शुरू करोगे, कंप्लीट करोगे। अब यहाँ से यहाँ भागने में क्या होगा, आप थक जाओगे, बड़ी डिस्टेंस है, आपको तो 10 राउंड पूरे करने हैं। तो आप क्या करोगे, एक राउंड पूरा होती है, मैंने बोला एक राउंड मैंडेटरी है, तो एक राउंड पूरा होते ही आप यहाँ से नीचे उतर जाओगे और आप इस ट्रैक पे घूमना शुरू कर दोगे, और फिर इस पे एक और राउंड कंप्लीट होता है, इस ट्रैक पे उतर जाओगे, फिर एक और राउंड कंप्लीट करोगे, ठीक है, और फिर आप इस ट्रैक पर आ जाओगे और यहाँ घूमते रहोगे, बाकी राउंड आप यहाँ कंप्लीट करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, आपको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ी है, यहाँ आपको एनर्जी क्या करनी पड़ी है, ज़्यादा खर्च। तो सेम फंडा है, एक इलेक्ट्रॉन जब एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है मैक्सवेल के हिसाब से जो कि वो करेगा, तो वो इस पाथ पर दोबारा नहीं घूम सकता। वो क्या करेगा, उतनी एनर्जी उसके पास बची, एनर्जी कम हो गई, तो उसके लिए वो अपने पाथ की रेडियस को छोटी कर देगा और एक छोटे पाथ में घूमेगा, फिर अगले पाथ को भी मेंटेन नहीं कर पाएगा, और इस तरह से घूमते घूमते ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर कूद जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर कूद जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कूद गया तो एटम की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, क्योंकि रदरफोर्ड ने यही तो कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मैक्सवेल के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते अपने पाथ के रेडियस को छोटे करते करते अल्टीमेटली वो किसके अंदर कूद जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर कूद जाएगा। तो मैक्सवेल ने पूछा रदरफोर्ड से कि ऐसा क्यों नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, वेल प्रूवन थ्योरी है, रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से ऐसा क्यों नहीं होगा। तो रदरफोर्ड का मॉडल इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अल्टीमेटली यही इसके ड्रॉबैक, इसकी फेलियर का सबसे बड़ा कारण बना कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अ चार्ज्ड पार्टिकल इन एक्सेलरेटेड मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर चार्ज्ड पार्टिकल विल एमिट एनर्जी, so the electron revolving around the nucleus must also emit energy according to Maxwell, and if it do so it cannot maintain the radius of its path। ये अपने पाथ की रेडियस को मेंटेन नहीं कर सकता है। आप चाहें तो थोड़ा सा और सुंदर फॉर्म में इसे बना सकते हैं। तो ये क्या करेगा, अपने पाथ की रेडियस को मेंटेन तो नहीं कर पाएगा, इसलिए अपने पाथ को छोटा करते 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 एक दिन वो किसमें कूद जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर कूद जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक अभी आप समझ नहीं पाओगे, सिर्फ इसलिए लिख के छोड़ दो, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। लेकिन आपका जो रदरफोर्ड का मॉडल था ये फेल हो गया था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मॉडल तो फेल हो गया था, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल से किसकी डिस्कवरी हुई थी वो आप यहाँ पर लिख लेना, कभी कभी काम में आता है। तो रदरफोर्ड्स मॉडल led to the discovery of nucleus। कुछ लोग गलत इंटरप्रेट कर जाते हैं कि वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, नहीं, किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड्स मॉडल ने। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने, जो मैं आपको लिखवा चुका हूँ। न्यूक्लियस होता है एक एटम के अंदर, उसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, रदरफोर्ड्स मॉडल से। तो हाँ, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। अब इसके मॉडल की जो कमियां थी उन्हें दूर किया बोर्स मॉडल ने। लेकिन अभी हम बोर्स मॉडल नहीं पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल इस चैप्टर का कोर है। बोर्स मॉडल में मूव करने से पहले हमें कुछ और चीज़ें सीखनी होगी, तो उन चीज़ों की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ पर जाएंगे, बोर्स मॉडल पर जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं एक छोटी सी चीज़ जो रदरफोर्ड्स मॉडल से ही हम लोग काम में लेते हैं। ये जो मैं आपको पॉइंट सिखा रहा हूँ, ये फिजिक्स में आप ज़्यादा सीखोगे। अगर आपने अभी वर्क पावर एनर्जी पढ़ लिया है तब तो आप अभी सीख जाओगे, वरना आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। जब आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ लेंगे तो वहाँ इसको दोबारा यूज़ कर सकते। सिखा तो मैं आपको भी दूंगा, आ जाएगा आपको, ठीक है, काम में आ सकता है कभी कभी। इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ध्यान से देखना, आपने रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें एक एटम का न्यूक्लियस लिया था, जैसे गोल्ड हो गया या कोई भी एक हैवी एटम का न्यूक्लियस लिया, ठीक है।
तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है ना, चार्ज, ये आपके पूरे चैप्टर में काम में आएगा, ध्यान रखना, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो ये आप जानते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियस में, वो उसके एटॉमिक नंबर Z के बराबर होते हैं, ठीक है। और चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 1e लिख लूं उसे, लिख सकता हूं ना। तो देखो अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स हैं तो उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, Ze। एक चीज आप ध्यान रखना, किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है Ze होता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा फिजिक्स की लैंग्वेज में सिखाता हूं आपको कि एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज Q1 और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है Q2। इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इनफाइनाइट से लेकर आ रहा हूं और इनफाइनाइट से मैंने इसको इस सेंट्रल लाइन के अलोंग क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। अब क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या होगा, यहां से आएगा बहुत तेज स्पीड से, ध्यान से देखना, तो बहुत तेज स्पीड से इस चार्ज की तरफ आएगा, लेकिन क्या होगा, जैसे एक सर्टेन डिस्टेंस ये क्रॉस करेगा, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपल्शन। और अब ये चार्ज जितना इसके क्लोज आता जाएगा, रिपल्शन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज कभी भी टकरा नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली मैं इस वाले को हैवी मान के चल रहा हूँ, Q1 की वैल्यू में मच ग्रेटर देन Q2 लेकर चल रहा हूँ, तो क्या होगा, ये जो Q2 है ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक आएगा और उसके बाद वापस से घूम के चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे इस पॉइंट पर देखो, ये इस एटम के इतना क्लोज आया और यहां से वापस लौट गया, तो ये जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बनी R0, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो आज आपको ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आगे जब आप फिजिक्स में मास्टर हो जाओगे, ये 12th में आप दोबारा देखोगे यही टॉपिक, तब आप इसको यूँ खेल लिया करोगे। अभी आप समझो, तो हुआ क्या, ये पार्टिकल बहुत तेजी से आ रहा था, आते 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 रिपल्शन बढ़ता गया, इसकी स्पीड कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। इस पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो इस पॉइंट पर दिस चार्ज्ड पार्टिकल Q1 will be momentarily at rest। एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पर आएगा और फिर वापस इसके रिपल्शन की वजह से घूम जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को। तो एक पार्टिकल बहुत दूर से चलता हुआ आया, एक पॉइंट पर आकर वो रेस्ट पर हुआ और वापस चला गया। तो यहां पर ये इस डिस्टेंस से आगे, इस पॉइंट से आगे इसको अप्रोच नहीं कर सकता, इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और जहां आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नाप रहे हो, वहां पे आपका पार्टिकल एक मोमेंट के लिए कहां पर आया है, रेस्ट पर आया है। एक चीज समझ गए। तो देखो जब ये इधर से चला था, इनफाइनाइट पता है, इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी होगी, 0, क्योंकि ये किस पर आ चुका है, रेस्ट पर। ठीक है। दूसरी चीज़, ये थोड़ी फिजिक्स की बातें हैं। अगर एक चार्ज पार्टिकल है Q1, ये हमारे काम में आएगा पूरे चैप्टर में, इसलिए यहीं पे डिफाइन करता हूँ। ये चार्ज पार्टिकल है Q2, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। अगर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, r, तो दो चीज़ों के फॉर्मूले आपको याद रखने। एक तो इनके बीच में फोर्स काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर चार्जेस सेम है तो अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, और अलग अलग है तो अट्रैक्शन होगा। तो उसका फॉर्मूला बनता है K Q1 Q2 अपॉन r²। ये तो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। यहाँ पर K जो है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। आई होप आपने यूनिट डायमेंशंस में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। K की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। देखो आप सोच रहे होंगे सर ये आप क्या क्या लिखे जा रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये फिजिक्स की चीज़ें आप पढ़ोगे तब आपके लिए फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। तो अभी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी याद रखने के लिए, आगे जाके आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और यूज़ करते करते सब याद हो जाएंगे, चिंता मत करो। परमिबिलिटी ऑफ स्पेस का मतलब क्या है कि एक एयर, जैसे एयर है, तो एयर में से आप करंट पास करो या चार्ज पास करो तो कितनी आसानी से वो चार्ज पास हो रहा है, उस चीज़ को एप्सिलॉन नॉट परमिबिलिटी बताती है। तो जो K है, इस K की वैल्यू जो आती है ना, वो आती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला बनता है पोटेंशियल एनर्जी का। किसका? पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला बनता है K Q1 Q2 अपॉन R। ध्यान रखना जब आप ये टर्म यूज कर रहे हो तो प्लेस चार्जेस विद साइन, आपको चार्जेस की वैल्यू विद साइन, मतलब अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वैल्यू आएगी माइनस K Q1 Q2 अपॉन R। दोनों पॉजिटिव है तो K Q1 Q2 अपॉन R और दोनों नेगेटिव है तो भी K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपके काम में आएगी इस चैप्टर में आगे भी, इसलिए इनको अभी आप लिख कर छोड़ दें, याद वाद नहीं रखना, यूज आएगी, याद अपने आप हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब आप देखो इस डिस्टेंस पर, कब? जब आप क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पर आ चुके हो, तो एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताओ क्या आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल, क्या बन जाएगी? K Q1 Q2 अपॉन R0 बनेगा। अब हम यहां पर लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या लगाते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान से सुनना, जब ये इनफाइनाइट पर था, मतलब जब ये इस चार्ज से बहुत दूर था, तो इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था। इस मॉलिक्यूल के पास सिर्फ और सिर्फ क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। जब ये यहाँ पे रेस्ट पर आ गया तो उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें? पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत सिंपल है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, एट द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, that is R0, whole of the kinetic energy of Q1 will be converted into potential energy, क्योंकि इस पॉइंट पर ये कहाँ पर आ चुका होगा? रेस्ट पर। तो बस जितनी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी थी Ke, जिसे आप चाहो तो हाफ mv² भी लिख सकते हो, वो हो जाएगी P के इक्वल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी तो आपने भी देख ली है, क्या बनेगी? K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये आपके पास बेसिक सा फंडा है। यहाँ से आप ये R0 है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। एक बार देखो, आपने कॉपी कर लिया है क्या? हो गया? चलिए फटाफट से कॉपी कर लो पॉज करके, समझ में आ जाएगा। चिंता, दोबारा रिपीट करूंगा, अभी सब समझ में आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू 125। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है R इज इक्वल्स टू R0 इंटू ए टू द पावर 1/3। लगा दो। R0 के लिए क्वेश्चन में दी हुई है 10⁻⁻15 है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, है ना। 1.3 10⁻⁻15 मीटर है, सेंटीमीटर में -13 आ जाएगा। ए की वैल्यू 125 है ना। तो देखो तो हो गया आसान, 1.3 इंटू 10⁻⁻15, 125 हो गया 5 टू द पावर 3, तो ये आ जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻15। ये तो आगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। चलिए हम तो दूसरा क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन एन अल्फा पार्टिकल। तो देखो आपने थ्रो किसको किया है? एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बोले तो हाँ He2+। आप देखो ये मैं आपको मोल में भी सिखा चुका हूँ, इस पे चार्ज +2 है, मतलब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। तो ये जो चार्ज है, इसे मैं Q1 बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू तो हो गई 2E। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसके पास कुछ ना कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी के साथ आपने इसको थ्रो किया है एक न्यूक्लियस पर, और वो न्यूक्लियस किसका है? न्यूक्लियस ऑफ सिल्वर। देखो सिल्वर का नंबर 47 दिया हुआ है, तो ये जो न्यूक्लियस है सिल्वर का, बताओ इस पे चार्ज कितना होगा? Q2 इज इक्वल्स टू Z इंटू ई, यानी 47E। पहले तो आपको दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है? Z इंटू ई। पूरे चैप्टर में काम में लोगे, इसलिए ध्यान रखो। ये रहा Q1, ये रहा Q2। अब आप इसे इसकी तरफ थ्रो करोगे, तो जैसे आप इसे इसकी तरफ थ्रो करोगे, देखो इसका चार्ज सिर्फ 2E है, इसका 47E है। इसका चार्ज इसके चार्ज का ऑलमोस्ट 23 टाइम्स है।
तो क्या होगा, ये इसकी तरफ अप्रोच करता जाएगा, रिपल्शन बढ़ता जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी, एक पॉइंट पर रुकेगा और फिर वापस से घूम जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कोई फॉर्मूला याद रखना, कोई फॉर्मूला, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है जो आप लोगों ने यहाँ पे सीखी है कि एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बताओ क्या होगा, होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, दिया है क्या, नहीं, मास दिया है, स्पीड दी हुई है v, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ m अल्फा इंटू वी अल्फा स्क्वायर, अल्फा पार्टिकल है ना, दिस शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, k इंटू Q1, Q1 की वैल्यू कितनी है 2e इंटू Q2 की वैल्यू है 47e अपॉन r नॉट। जरा ध्यान से देखें, r नॉट के लिए कितनी हो जाएगी 47 इंटू 2 94 ke स्क्वायर, ठीक है, इसको भी इधर भेजो इंटू 2 अपॉन बन जाएगा m अल्फा इंटू वी अल्फा स्क्वायर, तो बन गया 188 k इंटू ई स्क्वायर अपॉन m इंटू अल्फा इंटू वी। अभी तो वेलोसिटी नहीं दी है, अगर वेलोसिटी देता तो आप सारी वैल्यूज रख सकते थे। देखो k की वैल्यू आप कितने लिखते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ऐसा यूनिट में है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, भाई अल्फा पार्टिकल हीलियम ही है, हीलियम का मास होता है 4 AMU, लेकिन आपको इसे रखना होता kg के अंदर, तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 kg, -24 ग्राम होता है तो kg में। अब वेलोसिटी नहीं पता, अगर वेलोसिटी पता होती तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ रख के मैं इसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट कर सकता था। तो आपको शीट में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करनी होगी। तो ध्यान दें, कुछ नहीं करना होता, एक आपको न्यूक्लियस पे चार्ज निकाल लाना चाहिए Z इंटू ई, जो पार्टिकल थ्रो किया उसका चार्ज निकाल लो, एट द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो बस यही होती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और यही था आपका रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। आज मैंने आपको बेसिक टर्म्स का आइडिया दे दिया है, बेसिक जो डेवलपमेंट था है ना वो। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे विद मोर कैलकुलेशन पार्ट। मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फिर हम बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, कि वो क्या होती है, कैसे काम करती है, और फिर उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स बोर्स एटॉमिक मॉडल, की वो क्या होता है, कैसे काम करते हैं, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप एक बार दोबारा से इस लेक्चर को गो थ्रू करें, साथ में NCERT पढ़ लें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।